तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। और बेसिकली ये जो आगे के दो स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, दे आर द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के ये पार्ट्स हैं, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली जो दोनों स्टेप्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, यानी कि क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है। तो उस चीज को अगर थोड़ा सा एक बेसिक उसका आइडिया हम ले लें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में या एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen, releasing CO2, water and energy। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि ग्लूकोज जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही, और इसमें से क्या क्या चीजें रिलीज होंगी या क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो CO2 निकलेगा, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। और यही एनर्जी जो है वो एटीपी की सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। ये होता कहाँ है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्लेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसके लिए क्या होता है, जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट कहाँ हमको मिल रहा था, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से फाइनली, ग्लूकोज चूंकि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, तो इससे हमको दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के या पायरुवेट के मिल रहे थे, और ये दोनों क्या थे, 3 कार्बन। तो 3 3 6 कार्बन जो है वो बैलेंस हो गया। तो ये जो पायरुवेट आया ग्लाइकोलिसिस की वजह से, इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि पायरुवेट कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है ताकि फर्दर स्टेप्स जो हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म किए जा सकें। तो यहाँ पे आप सिंपली एक देख सकते हैं डायग्राम, जिसमें ये जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है, इसका प्लेस क्या है, साइटोप्लाज्म। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट के तौर पे ये जो पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है, ये एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल रन करेगी, और क्रेब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे NADH और FADH2, ये अल्टीमेटली इस्तेमाल होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और फाइनली हमको 36 ATPs जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे भी ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का नेट गेन हो रहा था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। क्रेब्स साइकिल में भी हमको 2 GTP मॉलिक्यूल्स का गेन होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की वजह से। तो इस तरह से हम ये सम अप कर सकते हैं पूरी रिएक्शन। अब जो क्रूशियल इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, क्रूशियल इवेंट्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो क्या क्या है, वो हमने जो आपको बताया उसी की डेफिनेशन है बेसिकली क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो पहला यानी कि क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स। तो पायरुविक एसिड के सभी हाइड्रोजन एटम्स को स्टेप वाइज मैनर में निकाल दिया जाता है। तो बचता क्या है, 3 CO2 मॉलिक्यूल्स बचते हैं, क्योंकि जो पायरुविक एसिड होता है या पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो जब इसको पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा तो ये तीनों कार्बन CO2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएंगे। ये कहाँ पे होता है, टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे होता है। फिर अगले स्टेप, यानी ये कौन सा स्टेप हो गया, ये तो क्रेब्स साइकिल हो गई। और जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहां पे होगा, इसमें क्या होगा बेसिकली, पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स removed as part of hydrogen atoms to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP।
यानी कि इस पायरुविक एसिड से जो हाइड्रोजन एटम्स निकले थे उनके उन हाइड्रोजन, बेसिकली हाइड्रोजन जो निकल रहा है दैट इज बीइंग रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ H+। तो एटम आयन के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अगले स्टेप में यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे थ्रू सेवरल कॉम्प्लेक्सेस जिसको हम देखेंगे आगे, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास पहुंच जाते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। और इस दौरान इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, कि एनर्जी कम हो रही है, वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है एटीपी की सिंथेसिस के लिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला स्टेप होता है ये कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो इनर इनफोल्डिंग हो रही है मेम्ब्रेन्स की, जिसको हम बेसिकली इस इनफोल्डिंग को क्या कहते थे? इसको हम क्रिस्टी कहते थे। ये देखिए ऊपर यहाँ पे मेंशन भी है। तो इस क्रिस्टी पे ही F1 F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये दोनों स्टेप्स एरोबिक रेस्पिरेशन के यहाँ पे सम अप करके एक सेंटेंस में लिख दिए गए हैं, उसका आउटकम क्या होता है वो लिख दिया गया है। तो अब हमको क्रेब साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। तो एक्चुअली में होता क्या है क्रेब साइकिल के दौरान, या क्रेब साइकिल शुरू होने से पहले क्या होता है कि जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में बना था वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर जाता है, और वहां पे उस पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो पायरुविक एसिड है बेसिकली ये ऑक्सीडाइज होगा, और साथ ही साथ इसका एक कार्बन जो है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो CO2 का निकलना ही डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। तो ये देखिए यहाँ पे इस स्टेप को समझते हैं। इस स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री पा चुका है ये को एंजाइम ए के साथ एसोसिएट होता है, और उसी मैट्रिक्स में Na++ भी प्रेजेंट रहते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से क्या तैयार होता है? पायरुविक एसिड में से एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये एसिटाइल ग्रुप इसमें बचा, वो एसिटाइल ग्रुप जो है वो कोएंजाइम ए से एसोसिएट हो गया, तो एसिटाइल को एंजाइम ए या एसिटाइल को ए तैयार हो गया। ये बहुत ही बल्कि ये की प्रोडक्ट है या लिंकिंग प्रोडक्ट है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। CO2 निकल गई गैस के फॉर्म में, और ये Na+ जो है वो NaDH और H+ में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप जो है वो क्रेब साइकिल से पहले ही हो जाती है। तो इसके बाद स्टेटमेंट अगर हम चेक करें तो ये स्टेप की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? इट रिक्वायर्स कोएंजाइम्स जैसे कि Na+ और कोएंजाइम A। और इस प्रोसेस के दौरान 2 NADH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल लिया गया है तो एक NADH मिल रहा है। जब 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के लिए जाएंगे, जैसा कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से तैयार होते हैं ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, तो 2 NADH हमको मिलेंगे। अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए या एसिटाइल को ए तैयार हुआ, इट एंटर्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। TCA साइकिल कहिए, क्रेब्स साइकिल कहिए, बात वही है। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री होने के पहले के स्टेप्स थे, या जो प्रिपरेटरी स्टेप्स इसको हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल की। तो
TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल, इसको सबसे पहले किसने बताया था, किसने एलुसिडेट किया था? हैंस क्रेब्स ने। तो इसीलिए इनके नाम पे ही इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल रख दिया गया है। साइकिल को हम डिटेल में अभी आपको बताते हैं एक एक स्टेप। अब देखिए स्टेप्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि पायरुवेट में से एक जो यहाँ पे CO2 निकल गया था, यानी एक कार्बन निकल गया था, तो ये 3 कार्बन का था, एक कार्बन निकल गया तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास 2 ही कार्बन बचेंगे। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, इससे एसोसिएट होता है। ठीक, तो जब ये एसोसिएट होता है तो इससे क्या होता है, अच्छा इसमें वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए वाटर का इनपुट हो रहा है, तो इन दोनों के एसोसिएशन से साइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो 4 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसका, ये साइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल तैयार हो गया, विच इज अगेन ऑफ 6 कार्बन। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट है कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है एसिटाइल ग्रुप का, यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए के एसिटाइल ग्रुप का विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू फॉर्म साइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो साइट्रेट सिंथेज होगा। अभी हम फाइनल चार्ट जब आपको दिखाएंगे तो उसमें सारे एंजाइम भी मेंशन रहेंगे चार्ट में। तो एसिटाइल ग्रुप जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से जुड़ गया, तो कोएंजाइम ए जो है वो बाहर निकल गया। तो देखिए यहाँ पे अ कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो साइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल है ये बेसिकली आइसोमेराइज होगा इनटू आइसोसाइट्रेट। ये यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप इस तरह से हम और चाहें तो ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं दिस कैन बी कॉल्ड एज आइसोसाइट्रेट। तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होता है तो साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रेट। तो साइट्रेट इज आइसोमेराइज्ड इनटू आइसोसाइट्रेट। इसके बाद इस आइसोसाइट्रेट का एक्चुअली में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि ये CO2 जो है वो बेसिकली यहां से निकल रही है। अगर इसको हम यहां से हटा दें तो दिस CO2 इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम आइसोसाइट्रेट। देखिए लिखा है ना, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट, और जिससे क्या मिलता है हमको, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये तो चूंकि यहाँ 6 कार्बन था तो एक CO2 यहाँ पे निकल गया, तो अब इस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन ही बचेंगे। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है इसमें से फिर से एक कार्बन निकल जाता है और इन द फॉर्म ऑफ CO2, और फिर अगला जो हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ऑफ 4 कार्बन। यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इसी दौरान Na+ जो है वो NaDH मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, NaDH+ H+ में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगले स्टेप में भी जैसे CO2 निकलता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ भी होता है, और यहाँ पे भी Na+D+ जो है वो NaDH और H+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अगला स्टेप जो यहाँ पे मेंशन्ड है कि डिकार्बोक्सिलेशन फिर से हो रहा है किसका, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यहाँ पे भी ये स्टेप जो है ये मेंशन नहीं है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का, एक्चुअली में यहाँ पे होगा, लेकिन वो बिगर चार्ट जो हम अभी लास्ट में देखेंगे वहां पे फिर से ये बातें इंक्लूड हो जाएंगी। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है इट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे कहीं था लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम बना दें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सक्सिनिक एसिड, और इस दौरान GTP मॉलिक्यूल जो है वो हमको मिलता है। देखिए ये जब कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे GDP से GTP मॉलिक्यूल मिलता है, और इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे ऐड हो रहा है, इस GTP, चूंकि ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइफॉस्फेट है ये, तो ये बेसिकली GTP में ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन ए कपल्ड रिएक्शन
GTP is converted to GDP with simultaneous synthesis of ATP from ADP। सेपरेट एक कपल्ड रिएक्शन चलती है जिसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे इस चीज को अगर हम यहाँ पे समझाना चाहें आपको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि GTP जो है वो कन्वर्ट होता है GDP में, और उसी दौरान जो ADP है वो इसका फॉस्फेट लेके ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई ये देखिए, ये GTP है यानी कि ट्राइफॉस्फेट है, और यहाँ पे ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, यानी एक फॉस्फेट इसका कहीं मिसिंग है। तो वो कहाँ मिसिंग है, उस एक फॉस्फेट को इस डाइफॉस्फेट ने यहाँ पे एक्स लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया, और ये डाइफॉस्फेट जो है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कपल्ड रिएक्शन, यानी जोड़े में ये रिएक्शन चल रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट एंड देन टू मैलेट। तो ये जो सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड है ये फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पे भी ये चीज नहीं मेंशन्ड है, यहाँ पे फ्यूमेरेट होगा और यहाँ पे लास्ट में फिर ये मैलेट में या मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे 4 कार्बन के हैं मैलिक एसिड में, और फिर मैलिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट। ये भी 4 कार्बन का है, और इस स्टेप पे भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, FAD+ से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फाइनली हमको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का मिल गया। अब फिर से नया एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उससे ज्वाइन करके फिर से साइट्रिक एसिड, और फिर ये साइकिल जो है वो रन करना शुरू कर देगी। अब ध्यान दीजिए, इस पूरी प्रोसेस के दौरान 3 जगहों पे या 3 जगहें ऐसी होती हैं TC साइकिल में जहां पे NAD+ जो है वो रिड्यूस होके NADH और H+ बनाता है। पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा यहाँ पे, और तीसरी यहाँ पे, यानी 3 पॉइंट्स पे NAD+ जो है वो रिड्यूस होके NADH और H+ बना रहा है। एक जगह ऐसी होती है 1 पॉइंट जहां पे FAD+ जो है वो रिड्यूस होता है FADH2 में, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जब एक साइकिल में रन करता है तो हमको 3 NADH प्लस H+ और एक FADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। लेकिन चूंकि एक ग्लूकोज जो है वो 2 पायरुवेट्स बना रहा है, तो इसका मतलब एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए इस साइकिल को 2 बार चलना होगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है ना पायरुवेट के। एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल एक बार साइकिल को रन कराएगा और दूसरा पायरुवेट का मॉलिक्यूल दूसरी बार। तो ओवरऑल एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमको कितने NADH और FADH2 मिलेंगे, तो उसके लिए हम into 2 कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे into 2। तो टोटल यहाँ पे हमको 6 मिल जाएंगे NADH प्लस H+, और 2 मिल जाएंगे हमको FADH2। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, यानी एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ठीक। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कॉन्टिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को A via TCA cycle requires continued replenishment of oxaloacetic acid. It also requires regeneration of NAD+ and FAD+ from NADH and FADH2। तो ध्यान रखिए भाई, जाहिर सी बात है अगर इस साइकिल को लगातार रन कराना है तो लगातार इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की सप्लाई बरकरार रहनी चाहिए, तभी तो ये अगले आने वाले एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ेगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर ये NAD+ रिड्यूस होकर NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो अगली साइकिल के लिए हमको फिर से नया NAD+ तो चाहिए होगा, इसी तरह से FAD+ तो चाहिए होगा, ताकि वो फिर से रिड्यूस होकर FADH2 और ये रिड्यूस होकर NADH और H+ बना सके। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं साइकिल को लगातार ऑपरेट करते रहने की। अब वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होंगी ये हम आगे देखेंगे।
तो अब अगर समरी हम देखें इक्वेशन की, समरी इक्वेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है, तो यहाँ पे एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल, 4 NAD प्लस, 2 H2O, ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कंबाइन करते हैं, 3 CO2 रिलीज हो जाता है, 4 NADH, 4 H प्लस, FADH2 और ATP। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पे 3 ही NADH यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, चौथा कहाँ गया? तो चौथा जो है वो एक्चुअली पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम के कन्वर्जन के दौरान ऑब्टेन होता है, जो कि साइकिल के बाहर की चीज है। तो सिर्फ साइकिल की अगर हम बात करें तो 3 मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल क्रेब्स की या TCA साइकिल की बात करें हम, तो यानी प्रिपरेटरी स्टेप से भी काउंट करें उसको, और काउंट करते ही हैं क्योंकि समरी में या ओवरऑल हम उसको काउंट करते हैं, तो हमको 4 NADH प्लस मिलते हैं, और FADH2 का तो एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा एक पायरुवेट से, ध्यान रखिएगा। और अगर एक ग्लूकोज से बोलेंगे तो ये नंबर डबल हो जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे अ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू गिव 6 CO2, अब 4 की जगह यहाँ पे 8 हो गए, एक की जगह 2 FADH2 हो गया और एक ATP की जगह 2 ATP हो गए। अब इस पूरी साइकिल को अगर हम सम अप करें इन अ प्रॉपर मैनर विद ऑल द एंजाइम्स एंड ऑल द स्टेप्स मेंशन्ड, तो ये है क्रेब्स साइकिल ओवरऑल व्यू है इसका। तो इसमें देखिए ये ग्लूकोज है 6 कार्बन का, ग्लाइकोलिसिस हुई तो यहाँ पे हमको पायरुवेट मिला। अब ये 2x का मतलब क्या हो गया कि 2 पायरुवेट हमको मिले, क्योंकि ये 6 कार्बन का था और पायरुवेट जो है 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के मिले। पायरुवेट का कन्वर्जन जब एसिटाइल कोएंजाइम A में हो रहा है, जो कि एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इस दौरान एक मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज हो रहा है और एक NADH फॉर्म हो रहा है। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इन एंजाइम्स का नाम आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगले स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम A किससे जुड़ रहा है? ऑक्जेलो एसिटेट से, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये दोनों आपस में जुड़ के साइट्रेट बना रहे हैं, तो 4 2 6, साइट्रेट एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। और यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है साइट्रेट सिंथेज, लिखा हुआ है। Now this citrate is being converted into isocitrate, और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो एकोनिटेज है, एकोनिटेज। फिर आइसोसाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में, और यहाँ पे NAD से एक NADH मॉलिक्यूल हमको मिल गया और एक CO2 यहाँ पे रिलीज हो गया। तो एक CO2 अगर निकल गया यहाँ पे, तो चूंकि साइट्रेट 6 कार्बन का है, आइसोसाइट्रेट भी 6 कार्बन का है, लेकिन CO2 मॉलिक्यूल जब निकल गया तो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो है वो 5 कार्बन का रह गया, क्योंकि एक कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरेट का भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे भी एक CO2 निकल गया और एक NADH बन गया, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना एज अ प्रोडक्ट, और यहाँ पे 4 कार्बन रह गए, यहाँ 5 थे, एक CO2 और निकला, 4 कार्बन। एंजाइम्स ध्यान रखिएगा, आइसोसाइट्रेट वाले स्टेप में आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटेरेट के अगले स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही है, ये हाइड्रोजन निकाल रहे हैं इनसे और उस हाइड्रोजन को NAD को सप्लाई कर दे रहे हैं। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट, और यहाँ पे हमको एक मॉलिक्यूल GTP का मिलता है फ्रॉम GDP। एंजाइम यहाँ पे कौन सा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेज। Now this succinate is converted into fumarate. अब एक्चुअली में फ्यूमेरेट की स्पेलिंग होगी लाइक दिस, फ्यूमेरेट। तो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट का कन्वर्जन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करवाता है, और इस दौरान एक QH2 मॉलिक्यूल तैयार होता है जो अल्टीमेटली FADH2 को बनाता है। देन फ्यूमेरेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट। अब देखिए कार्बन काउंट यहाँ पे करते रहिएगा, ये 4 कार्बन का ये भी है, ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन, क्योंकि कहीं भी अब CO2 नहीं निकल रही है। देन मैलेट इज ऑल्सो ऑफ 4 कार्बन। तो फ्यूमरेज एंजाइम जो है वो फ्यूमरेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है, और मैलेट जो है वो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे फिर हमको एक NADH मिल जाता है। तो एक NADH हमको यहाँ मिल रहा था, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, और एक FADH2 हमको यहाँ मिल रहा है। एक CO2 जो है वो यहाँ निकल रहा है, दूसरा CO2 यहाँ निकल रहा है और तीसरा CO2, तो 3 CO2 निकल रहे हैं। तो
अच्छा, ये जो ऑक्सिलरी स्टेट बन गया, ये फिर से अगली साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें अगर हम क्रेब्स साइकिल की, तो 3 NADH साइकिल की, सिर्फ साइकिल की बात कर रहे हैं, एक FADH2 और एक GTP और 2 CO2, ये निकल जाएंगे, या इतनी चीजें जो है वो आउटपुट के फॉर्म में मिलेंगी। तो ये मिल रहा है हमको बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो दो है ना, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के मिले, तो इन सबकी संख्या जो है वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बल्कि इस तरह से लिख सकते हैं, बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो इस तरह से ये जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, TCA साइकिल है या क्रेब साइकिल है, ये कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें देखिए, जो GTP मिल गया उससे तो ATP कपलिंग रिएक्शन से या कपल्ड रिएक्शन से तैयार हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, CO2 तो रिलीज हो जा रही है एज ए बाई प्रोडक्ट। लेकिन ये जो NADH और FADH2 बने हैं, इनका क्या होगा? तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिड्यूसिंग पावर जिनको हम कह रहे हैं, ये ATP बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।